दोस्तों, तो हमारा नया टॉपिक है स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। इसका मतलब यह है कि इस फार्माकोग्नोसी के क्या क्या क्षेत्र हैं, मतलब कहाँ कहाँ इसका उपयोग है, किन किन क्षेत्रों में इसका उपयोग है। जैसे हम कहते हैं ना कि तुम्हारा क्या क्षेत्र, कितना क्षेत्र है, इस चीज़ का क्या क्षेत्र है, क्या क्या उपयोग है, क्या क्या काम है, इसको हम लोग स्कोप कहते हैं। ठीक है। तो फार्माकोग्नोसी के बहुत सारे स्कोप हैं, जिनमें से पहला स्कोप क्या है, नए नए मेडिसिनल प्लांट्स और उनके बायो एक्टिव कंपाउंड्स को ढूंढना। इसका मतलब ये होगा कि नए नए मेडिसिनल प्लांट्स क्या है, नए नए मेडिसिनल प्लांट्स और उनके बायो एक्टिव कंपाउंड्स। देखिए, बायो एक्टिव कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि बायोलॉजिकली एक्टिव होते हैं। मतलब जैसे जैसे हम एग्जांपल के तौर पे समझते हुए आए हैं कि नीम की पत्ती है, तो नीम की पत्ती के अंदर बायो एक्टिव कंपाउंड्स क्या है, निम्डिन। ठीक है। बायो एक्टिव कंपाउंड्स मतलब है कि उसके अंदर वो केमिकल जो कि किसी भी बॉडी पर अपने थेरेपेटिक इफेक्ट दिखाई दे या अपने कुछ मेडिसिनल यूज़ या मेडिसिनल प्रभाव डाले, उन कंपाउंड्स को हम लोग बायो एक्टिव कंपाउंड्स कहते हैं, जो कि बायोलॉजिकली एक्टिव हों, मतलब शरीर के अंदर जाने के बाद अपनी कुछ प्रक्रियाएं दें। तो जैसे नीम के अंदर क्या होता है, निम्डिन होता है। जैसे हम लहसुन के अंदर बात करें, जिसको हम लोग गार्लिक कहते हैं, तो उसके अंदर एक बायोएक्टिव कंपाउंड्स होता है जिसको हम लोग एलाइसिन कहते हैं। ऐसे ही अलग अलग मेडिसिनल प्लांट्स, अलग अलग मेडिसिनल हर्ब्स में अलग अलग बायोएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। तो फार्माकोग्नोसी का एक स्कोप यह है कि वो नई नई मेडिसिनल प्लांट्स के अंदर बायोएक्टिव कंपाउंड्स को ढूंढता है और उनके उपयोग देखता है। जैसे मान लो तुम रोड के किनारे गए और तुम्हें एक कोई घास मिली, ठीक है। अब तुमने क्या किया, उस घास के अंदर देखा कि उसके अंदर कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टेंट्स हैं, कौन कौन से बायो एक्टिव कंपाउंड्स हैं और उनके क्या क्या उपयोग हैं। तो इस प्रकार की जो स्टडी है या इस प्रकार की जो पढ़ाई है वो फार्माकोग्नोसी के अंदर की जाती है। दूसरा पॉइंट क्या है, हर्बल मेडिसिन की प्योरिटी और पोटेंसी को इंश्योर करना। देखिए, हर्बल मेडिसिन मतलब हर्बल ऐसी मेडिसिन जो कि हर्बल हों, मतलब आयुर्वेदिक चीज़ों से मिलकर बनी हो, प्राकृतिक रूप से प्राप्त की गई हों। उन मेडिसिन की प्योरिटी, प्योरिटी मतलब शुद्धता, और पोटेंसी मतलब क्षमता को इंश्योर करना। इंश्योर मतलब श्योर करना, पक्का करना। मान लो जैसे तुम, काली मिर्च है, तो काली मिर्च भी एक औषधि है, एक मसाला भी है जो हम लोग किचन में यूज़ करते हैं, लेकिन ये एक औषधि भी है। ठीक है। तो क्या है काली मिर्च, अब मान लो काली मिर्च के अंदर कोई पपीते के बीज को मिक्स कर दे, तुम थोड़ी ना पहचान पाओगे, कैसे पहचान पाओगे। तो हम क्या करते हैं, इसी फार्माकोग्नोसी का इस्तेमाल करते हैं इनकी प्योरिटी और पोटेंसी को चेक करने के लिए कि वो प्योर है कि नहीं है। जैसे सूंठ है, अब सूंठ में किसी ने किसी और प्लांट की सुखाई हुई जड़ों को मिक्स कर दिया, तो उनकी प्योरिटी को कैसे चेक करोगे, हम लोग फार्माकोग्नोसी में चेक करेंगे। उसमें हम उसका एक टीएस बनाते हैं और उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं और बहुत सारे टेस्ट करते हैं, हम पता कर लेते हैं कि ये चीज़ प्योर है कि नहीं है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा क्या है, हर्बल फार्मुलेशन। हर्बल फार्मुलेशन देखो दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला क्या है हर्बल और दूसरा है फार्मुलेशन। हर्बल फार्मुलेशन मतलब हर्बल फार्मुलेशंस क्या हुआ कि ऐसे फार्मुलेशंस, ऐसी दवाइयाँ जो कि हर्बल हों या जो कि हर्ब से मिलके बनी हो, जो कि प्राकृतिक रूप से, जैसे प्लांट्स, मिनरल्स, ठीक है, इन सब चीज़ों से मिलके बनी हो, वो हर्बल फार्मुलेशन कहलाती हैं। तो क्या हुआ, हर्बल फार्मुलेशंस का डेवलपमेंट करने में फार्माकोग्नोसी मदद करती है। जैसे कि हर्बल प्रोडक्ट्स, देखिए हर्बल फार्मुलेशन मतलब ऐसी दवाइयाँ जो कि हर्बल चीज़ों से मिलके बनी हो। मान लो तुम्हें कोई एक फेस वॉश बनाना है, तो क्या तुमने किया, एलोवेरा लिया और एलोवेरा का जूस निकाला और उसमें सोपिंग एजेंट को मिक्स किया और एक हर्बल फॉर्मुलेशन बना दिया, एक हर्बल प्रोडक्ट बना दिया। या तुमने मुल्तानी मिट्टी ली, उसमें थोड़ी सी टर्मरिक और थोड़ा सा बेसन, उसको मिक्स किया और तुमने क्या एक एक पेस्ट बना दिया, मास्क बना दिया, फेस मास्क बना दिया। तो ये क्या हो गया, एक हर्बल फॉर्मुलेशन हो गया। बस समझ में आई। तो क्या किया, तुमने एक एलोवेरा लिया, हर्बल फॉर्मेशन मतलब जो कि हर्बल चीज़ों से मिलकर बनी दवाइयाँ हों, वो उनको हर्बल फॉर्मेशन कहते हैं। फॉर्मेशन मतलब कोई प्रोडक्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो जैसे एलोवेरा का इस्तेमाल करके तुमने कोई फेस मास्क बना दिया या कोई तुमने फेस वॉश बना दिया, ठीक है। या तुमने मुल्तानी मिट्टी ली, उसमें थोड़ी सी टर्मरिक डाली और थोड़ी सी चीज़ें डाली और आयुर्वेदिक हर्बल चीज़ें डाली और उससे तुमने एक फेस मास्क बना दिया, वो क्या हुआ, हर्बल फॉर्मुलेशन हुआ। या तुमने कोई एक हर्ब ली और उसको कोई एक नई प्रोडक्ट बना दिया, तो वो क्या होगा, हर्बल प्रोडक्ट हो जाएगा। जैसे तुमने नीम की पत्तियाँ ली और नीम की पत्तियों को पेस्ट बनाया, उनकी गोलियाँ बनाई और गोलियाँ बना के सुखा दिया, तो वो क्या हो गया, नीम टैबलेट्स हो गई, तो वो क्या हो गया, एक हर्बल फॉर्मुलेशन हो गया। ठीक है। तो इसी तरीके से हर्बल फॉर्मेशन का डेवलपमेंट करना, मतलब उनको डेवलप करना में फार्माकोग्नोसी मदद करती है। बात समझ में आई। जैसे कि हर्बल प्रोडक्ट्स। देखिए फोर्थ पॉइंट क्या है, क्रूड ड्रग्स की साइंटिफिक स्टडी करना। क्रूड ड्रग हम बता ही चुके हैं तुम्हें, क्रूड ड्रग्स वह ड्रग्स होती है जो कि हमें किसी भी नेचुरल सोर्स से प्राप्त हुई हो, उन्हें हम क्रूड ड्रग्स कहते हैं। अब उनकी साइंटिफिक स्टडी करना, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि वह क्रूड ड्रग्स है किस प्लांट से प्राप्त हुई है, ठीक है, उसकी फैमिली कौन सी है, उसके अंदर कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टेंट्स होते हैं और उन केमिकल कॉन्स्टेंट्स के क्या क्या थेरेपेटिक यूज़ हैं। ये सभी स्टडी, ये इस प्रकार की सारी जानकारी जो है साइंटिफिक स्टडी कहलाती है। और ये हम लोग क्रूड ड्रग्स की जो साइंटिफिक स्टडी करते हैं वो हम लोग फार्माकोग्नोसी के अंदर करते हैं। तो ये भी एक फार्माकोग्नोसी का स्कोप है। ठीक है।
फिर फिफ्थ क्या है, प्लांट के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को एनालाइज करना। क्या है, प्लांट के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को एनालाइज करना और उनका मेडिसिनल यूज़ समझना। बात समझ गया। जैसे मान लो हमने यहाँ पर बायोएक्टिव कंपाउंड ढूंढे थे, देखिए हमने यहाँ पर बायोएक्टिव कंपाउंड ढूंढे थे। जैसे मान लो हमने नीम के अंदर निम्डिन नाम के बायोएक्टिव कंपाउंड्स को ढूंढा और हमें पता लगा कि नीम के अंदर एक बायोएक्टिव कंपाउंड्स होता है जिसको हम लोग निम्डिन कहते हैं। अब हमें इसके उपयोग देखने हैं कि इसके थेरेपेटिक उपयोग क्या है। तो यही है पांच, प्लांट के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को एनालाइज करना, एनालाइज मतलब उसको एनालाइज करना, उसकी जांच पड़ताल करना और उनका मेडिसिनल यूज़ समझना। अब हमें देखना होगा कि जो हमने बायोएक्टिव कंपाउंड निकाला था, ये जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो हमारी बॉडी पर क्या प्रभाव डालता है, उसके क्या उपयोग हैं। इस प्रकार की स्टडी करना भी फार्माकोग्नोसी का एक स्कोप है। क्या है, एक फार्माकोग्नोसी का स्कोप है। सिक्स क्या है, टिश्यू कल्चर और जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ मेडिसिनल कंपाउंड्स को प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। देखिए टिश्यू कल्चर और जेनेटिक इंजीनियरिंग का भी ये जो क्षेत्र है वो फार्माकोग्नोसी के अंदर ही होता है मेडिसिन कंपाउंड को बनाने के लिए। ये हो गया। और देखिए सातवां उपयोग क्या है, प्लांट एक्सट्रैक्ट के बायोलॉजिकल इफेक्ट और थेरेपेटिक पोटेंशियल की टेस्टिंग। प्लांट एक्सट्रैक्ट मतलब प्लांट और एक्सट्रैक्ट मतलब उसका निचोड़। मान लीजिए जैसे तुमने क्या किया, शिवाली लिया, अब शिवाली की पत्तियों का तुमने एक्सट्रैक्ट निकाला। अब उसको देखोगे कि इन शिवाली की पत्तियों का जो निचोड़ है या जो अर्क है, इसका बायोलॉजिकल इफेक्ट क्या है बॉडी पर, मतलब किसी भी शरीर पर क्या इफेक्ट आ रहा है इसका, ठीक है। और इसका थेरेपेटिक पोटेंशियल क्या है, इसकी क्षमता क्या है, किसी भी चीज़ की थेरेपेटिक पोटेंशियल मतलब क्षमता का टेस्टिंग करना, उसकी हम क्षमता को टेस्ट करते हैं। जैसे मान लो तुमने क्या किया, तुमने तुलसी ली और तुलसी का एक्सट्रैक्ट निकाला। अब तुम देखोगे कि तुलसी का जो एक्सट्रैक्ट है या तुलसी जो का जो अर्क है वो हमारी बॉडी पर उसका क्या इफेक्ट है और कितना इफेक्ट है, वो हमारी बॉडी में क्या ठीक करता है, किस चीज़ को काम आता है। तो इस प्रकार की जो स्टडी है वो भी फार्माकोग्नोसी का एक स्कोप है। ठीक है, 8 एंड लास्ट, ठीक है। देखिए क्या, मैराइन, माइक्रोबियल और नेचुरल सोर्स से नए नए मेडिसिन कंपाउंड को खोज करने में फार्माकोग्नोसी मदद करती है। देखिए फार्माकोग्नोसी का एक और स्कोप है, मैराइन मतलब समुद्र से मिलने वाली जितनी भी दवाइयाँ होती हैं उनको मैराइन कहते हैं, समुद्र कहते हैं, ठीक है। माइक्रोबियल मतलब माइक्रोब्स, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े इनसे। और नेचुरल सोर्स, नेचुरल सोर्स जैसे प्लांट्स हो गया, ठीक है, जैसे प्लांट है, एनिमल है, ये सब नेचुरल सोर्स हैं, से नई नई मेडिसिनल कंपाउंड्स को खोज करना, नई दवाइयों को खोजना, ये भी एक फार्माकोग्नोसी का ही स्कोप है। बात समझ आई कि जैसे मैराइन से अब कोई समुद्री घास है जो मान लो किसी कैंसर को ट्रीट करती है, तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ से जो घास मिली है वो कौन सा सोर्स होगी, मैराइन सोर्स होगी, मतलब समुद्र से मिलने वाली दवाइयाँ। बहुत सी ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि समुद्र से प्राप्त की जाती हैं, ठीक है। जैसे बहुत सी हर्ब्स हैं, पता लगा किसी किसी व्हेल या शार्क की कोई कोई उल्टी परफ्यूम बनाने में इस्तेमाल की जाती है या किसी उल्टी किसी बीमारी को ठीक करती है, तो वो क्या हो जाएगा, मैराइन सोर्स हो जाएगा ड्रग का। माइक्रोबियल, मान लो किसी किसी माइक्रोब्स का इस्तेमाल किया जाता है किसी बीमारी को ठीक करने के लिए, तो वो माइक्रोबियल सोर्स हो जाएगा। दवाई जो है वो किसी भी सोर्स से प्राप्त की जा सकती है, वो समुद्र से भी प्राप्त की जा सकती है, किसी कीड़े मकोड़ों से भी प्राप्त की जा सकती है और किसी भी नेचुरल सोर्स से प्राप्त की जा सकती है। नेचुरल सोर्स में प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, ठीक है, मिनरल्स हो गए, वो सब हो गया। तो इन सभी चीज़ों से मेडिसिनल कंपाउंड्स को खोज करने में फार्माकोग्नोसी मदद करती है, ये भी इसका स्कोप है। इसको हम एक शॉर्ट चार्ट के फॉर्म में समझ लेते हैं तो हमें ये समझ में आ जाएगा। देखो, तो अभी जो हमने पॉइंट्स पढ़े थे उनको एक शॉर्ट चार्ट में दिखाया है। तो क्या है, फार्माकोग्नोसी क्या है, पहला इसका कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल होता है, मतलब हम इसको ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाते हैं। जैसे हमने एलोवेरा ले लिया, ठीक है, तो एलोवेरा के जेल को हम ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तौर पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। या हमने केला ले लिया, बनाना ले लिया, बनाना को ड्राई करके जो उसका बनाना का जो पाउडर है वो मेकअप में इस्तेमाल किया जाता है। बाकी फार्माकोग्नोसी का इस्तेमाल रिसर्च और डेवलपमेंट में है, नए नए मेडिसिन बायोएक्टिव कंपाउंड्स को ढूंढना और उनकी दवाइयाँ बनाना, ठीक है, ये भी हो गया। नेचुरल प्रोडक्ट्स बनाना, ये भी हो गया। एक्टिव कंपाउंड्स ढूंढना, ये भी एक स्कोप है इसका। इवोल्यूशन ऑफ ड्रग मतलब ड्रग की जांच पड़ताल करना कि वो ड्रग प्योर है कि नहीं है, कितनी उसकी क्षमता है, ये सब है। और क्रूड ड्रग्स को ढूंढना या उनकी स्टडी करना, ये भी एक इसका स्कोप है। कलेक्शन एंड कल्टिवेशन, दवाइयों को कलेक्ट करना और उनको नए नए उनको कल्टीवेट करना, उगाना, ये भी फार्माकोग्नोसी का ही एक स्कोप है, ठीक है। बाकी हमारा ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। इस चैप्टर के हम आगे एमसीक्यू पढ़ेंगे। देखिए हम लोग यहाँ पर सिलेबस तो कवर करेंगे, लेकिन सिलेबस के साथ साथ हम चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ भी कवर करेंगे। तो इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद आपको एक हमारे टेलीग्राम चैनल पर एमसीक्यूज़ की टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर से जितने भी एमसीक्यूज़ बन सकते हैं वो टेस्ट सीरीज़ में आपको मिल जाएंगे। वहाँ पर जाकर आप उन टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व करना और साथ ही साथ जो है तैयारी करते चलना, क्योंकि हम थ्योरी और प्लस जो मेरे तुम्हारा एग्ज़ाम है और एग्जिट एग्ज़ाम दोनों की प्रिपरेशन साथ में करते चलेंगे, ठीक है, अपडेटेड सिलेबस के साथ।
दोनों की। और इसके जो नोट्स हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप लोग वहाँ से टेलीग्राम चैनल से नोट्स को डाउनलोड कर लें। धन्यवाद। देखो अब इसी चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग क्रू ड्रग्स कहते हैं। इस क्रू ड्रग के बारे में पहले ही जानकारी जुटा चुके हैं, हम बात कर चुके हैं कि ये क्रू ड्रग्स क्या होती हैं। तो उसमें ये टॉपिक डायरेक्ट तो नहीं पूछा गया, लेकिन इससे एग्जिट एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और इससे एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि क्रू ड्रग्स क्या होती हैं, उनकी डेफिनेशन लिखो 2 नंबर में। तो इस टॉपिक को कवर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो क्रू ड्रग्स हमने पहले जाना था कि क्रू ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जो कि हमें डायरेक्टली किसी नेचुरल सोर्स से प्राप्त हुई हों, वो क्या होगी, क्रू ड्रग्स होगी। जैसे पेड़ से मिली हुई पत्तियाँ, जैसे नीम की पत्तियाँ क्रू ड्रग्स हो गई, तुलसी की पत्ती क्रू ड्रग्स हो गई। ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें जो कि हमें किसी भी नेचुरल सोर्स से प्राप्त हुई हैं वो क्रू ड्रग्स कहलाती हैं। अब ये क्रू ड्रग्स 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन से 2 प्रकार की होती हैं? एक ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स और एक अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। मतलब जो भी हमें नेचुरल सोर्स से ड्रग्स प्राप्त होती हैं वो 2 प्रकार की ही होंगी, या तो वो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग होंगी और या तो वो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग होंगी। पेपरों में कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स और व्हाट इज़ अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो हमने बता दिया कि क्रू ड्रग्स 2 प्रकार की होती हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स और एक अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जिनके अंदर सेलुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिनके अंदर सेलुलर स्ट्रक्चर मतलब इनके अंदर सेल का स्ट्रक्चर होता है। जब इनको माइक्रोस्कोप से कट करके देखोगे तो उनके अंदर सेल का स्ट्रक्चर दिखेगा। तो ऐसी सभी दवाइयाँ जिनके अंदर सेलुलर स्ट्रक्चर है वो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स कहलाती हैं, और जिनके अंदर कोई सेलुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता है वो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स कहलाती हैं। जैसे नीम की पत्ती, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स का एग्जाम्पल क्या है, नीम की पत्ती। अगर नीम की पत्तियों को तुम माइक्रोस्कोप में देखोगे तो तुम देखोगे कि नीम की पत्ती छोटी छोटी सेल से, यानी छोटी छोटी प्लांट सेल से मिलकर हुई बनी है। जबकि अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स का एग्जाम्पल क्या है, रेजिन्स मतलब गोंद। इनमें क्या होता है, कोई सेलुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता है। जैसे बेल के पेड़ से निकला हुआ गोंद, ठीक है, तो बेल का पेड़ देखा है, उसमें गोंद जो निकला है, उस गोंद को अगर तुम माइक्रोस्कोप में देखोगे तो उसमें कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होगा। तो उस प्रकार के जो ड्रग्स हैं उनको हम अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स कहते हैं। ठीक है, इनकी हम डेफिनेशन देख लें, ये भी पेपरों में पूछ ली जाती है। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स या वो ड्रग्स होती हैं जो प्लांट या एनिमल के नेचुरल सोर्स से प्राप्त होती हैं और इनमें सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, मतलब सेलुलर संरचना होती है। और सुनना भाई वही बात है जो हमने बताई। इसके टिश्यू को माइक्रोस्कोप से देख के आसानी से पहचाना जा सकता है। जो कि ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स होती हैं उनके टिश्यू के स्ट्रक्चर को तो माइक्रोस्कोप में देख के आसानी से पहचान सकते हो, जबकि अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में पहचान नहीं सकते हो। जैसे एग्जांपल हमने बताया नीम की लीफ, तुलसी की लीफ, ठीक है, फैनल मतलब सौंफ, ठीक है, बार्क के सिनामन है, दालचीनी है, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, ये अलग अलग हैं, ध्यान रखना। ये अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स क्या होती हैं? अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स वह ड्रग्स होती हैं जो प्लांट या एनिमल से डायरेक्टली निकले हुए सिक्रीशंस, क्या होते हैं, ये प्लांट से मिलती हैं लेकिन ये क्या होते हैं, सिक्रीशंस होते हैं, मतलब उनसे निकला हुआ सिक्रीशंस होते हैं। जैसे लिक्विड हो गया या एक्सक्लूड्स हो गया या स्टिकी सब्सटेंस, चिपचिपा पदार्थ, ठीक है, वो क्या होते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स होती हैं। ज़्यादातर अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स इसी प्रकार की होती हैं। इसकी कोई स्पेसिफिक संरचना नहीं होती है, मतलब इसमें सेल और टिश्यू अरेंजमेंट नहीं होता है। बात समझ में आई? जैसे गम्स, जितने भी प्रकार के गम्स हैं वो सब अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स के अंदर आते हैं। जैसे कि रेजिन्स, जैसे कि लेटेक्स, गम में क्या है, गम अकेशिया है। रेजिन्स में जैसे हींग है, तो हींग क्या है, एक प्रकार का गोंद होता है। तो वो जो गोंद है वो कौन से प्रकार की ड्रग है, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है वो, समझना ही होता है, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स है। ओपियम, लेटेक्स जो अफीम होती है वो भी गोंद होती है, एक प्लांट होता है अफीम का जिसको हम लोग ओपियम पॉपी कहते हैं। उस प्लांट के ऊपर कट लगाया जाता है, कट लगाने से उसके अंदर दूध सार निकलता है। वो दूध जब सूख जाता है वो गोंद टाइप का, फिर उसको हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं, उसी को हम लोग अफीम कहते हैं। ठीक है, तो वो भी एक प्रकार का क्या है, लेटेक्स है, वो एक प्रकार की अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है। बाकी इसका एक डिफरेंस है कि ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स क्या होती हैं, ये क्वेश्चन आ जाता है। डिफरेंस देख लेना है कि ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स में क्या होता है, एक डिफिनेट सेलुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, मतलब इनके अंदर सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, ये मेन डिफरेंस है, ध्यान रखना। जबकि अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स में सेलुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता है, CELLAR, इनमें क्या होता है, सेलुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता है। दूसरा डिफरेंस क्या है, यह प्लांट या एनिमल के स्पेसिफिक पार्ट से मिलते हैं, या मतलब ये प्लांट और एनिमल के कोई स्पेसिफिक पार्ट से मिलेंगे। वो उसकी पत्तियाँ हो सकती हैं, वो उसका तना हो सकता है, वो उसकी जड़ें हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, प्लांट का कोई स्पेसिफिक पार्ट होगा। जबकि अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स क्या होते हैं, ये सिक्रीशंस, मतलब उनसे निकले हुए सिक्रीशंस या एक्सुलियस गोंद के रूप में मिलते हैं। बात समझ में आई? ठीक है। तीसरा क्या है, इनको माइक्रोस्कोप से आसानी से पहचाना जा सकता है। जो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग होती है उनको माइक्रोस्कोप से आसानी से पहचाना जा सकता है, जबकि अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स को माइक्रोस्कोप से आसानी से पहचाना नहीं जा सकता है। यही इसका मेन जो है डिफरेंस है।
अगर हम ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स में जो है एग्जांपल्स देखें तो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स में लीव्स में जैसे नीम की पत्ती आ जाती है, बार्क में अगर देखें मतलब छाल में देखें तो दालचीनी की आ जाती है छाल, अगर फूल की बात करें तो हम लोग फ्लावर आ जाते हैं या क्लोव है, ठीक है, क्लोव फूल में जो है CLOV क्लोव, बाकी बहुत सारे एग्जाम्पल है। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स में क्या है, जैसे गम्स है, अकेसिया है, हींग है, ओपीएम है, बहुत सारी ड्रग्स आ जाती है, सब अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स में आती हैं। यहाँ पे हमारा पहला चैप्टर खत्म हुआ है। बाकी इसके नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, और इस चैप्टर से जितने भी MCQ हैं, लगभग 20 से 25 MCQs हैं, उनकी सारी MCQs जो है वो भी तुम्हें टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, वहाँ पर वो क्विज सॉल्व कर लेना, ठीक है। थैंक यू।